दोस्तों, मैं फराज मलिक। चुनाव के दौरान आप एक बात बहुत ज्यादा सुनते होंगे कि फला नेता की तो जमानत ही जब्त हो गई, उस नेता को तो वोट ही नहीं मिले, वो तो अपनी जमानत ही नहीं बचा पाया। जैसे ओवैसी साहब के प्रत्याशियों को लेकर कहा जा रहा है कि 100 प्रत्याशी लड़े थे, जिसमें से 99 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वीडियो पर मैंने बहुत सारे कमेंट भी देखे जहां पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जमानत जब्त होना क्या होता है। तो आइए आज इसी पर थोड़ी सी बात करेंगे, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। बहुत काम की चीजें हैं ये। हो सकता है कि आप फ्यूचर में जाकर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बन जाएं या आप भी नेता बनने की कोशिश करें, तो आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए ना। साथ ही साथ इसी राजनीतिक टॉपिक से जुड़ी एक और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने वाला हूं। पहले खबर बता देता हूं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ पूरी बहुमत के साथ जीते हैं। 1,02,000 वोटों से वो अपनी खुद की सीट भी जीती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीजेपी पूरी बहुमत के साथ जीती है, योगी आदित्यनाथ भी अपनी सीट जीत चुके हैं लाखों वोटों से, तो आखिर इस्तीफा क्यों दिया। तो यहां पर आपको बता दें कि किसी भी मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, वो सिर्फ 5 साल का होता है। जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री जीते या हारे, लेकिन उसको इस्तीफा जरूर देना होता है। योगी आदित्यनाथ की पार्टी जीत गई है, वो खुद भी जीत गए हैं, लेकिन जो पुरानी उनकी सत्ता थी उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब आने वाली जो नई सरकार है उसको लेकर वो फिर से शपथ लेंगे। ये नियम है कि अगर आप सरकार में हैं, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, भले ही आपकी पार्टी दोबारा से जीत गई है, सत्ता में आ गई, लेकिन आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा राज्यपाल को। अब एक सवाल यहां पर और आता होगा कि मुख्यमंत्री ने इस वक्त इस्तीफा दे दिया है और अभी शपथ भी नहीं ली है, तो इस वक्त प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है और कोई बड़ी घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो देखिए, इस वक्त भी योगी आदित्यनाथ इस्तीफा सौंपने के बाद भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल को जब इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री तो राज्यपाल उनको निर्देश देते हैं कि आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करें। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। आपको इस्तीफा देना ही देना है, भले ही आप दोबारा से मुख्यमंत्री बने, या हो सकता है कि पार्टी किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहां तो योगी ही दोबारा से बनेंगे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब जब ये इस्तीफे वाली बात चली है तो यहां पर एक जानकारी और ऐड कर देता हूं। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दें तो उनकी जगह कार्यवाहक पीएम कौन बनेगा। तो अगर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो कार्यवाहक पीएम का काम जो होता है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। राष्ट्रपति करते हैं सारे प्रधानमंत्री के काम। इसी तरह अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो फिर जो कमान होती है राज्य की वो राज्यपाल के हाथों में चली जाती है, जिसको योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा सौंपा है। इसी तरीके के जो राज्यपाल होते हैं पूरा प्रदेश फिर उनके कब्जे में होता है। तो ये है पूरा राजनीति का गणित। अब चलते हैं जमानत जब्त की तरफ। दोस्तों, चुनाव के दौरान जितने भी उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो उनको चुनाव लड़ने से पहले एक तय रकम चुनाव आयोग में जमानत के तौर पर जमा करनी पड़ती है। इसी को जमानत राशि कहते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। और अगर कोई उम्मीदवार इतने वोट नहीं लाता है जितने वोट चुनाव आयोग की तरफ से तय किए गए हैं तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। आपको आसान भाषा में समझाऊं तो अगर कोई कैंडिडेट 16% अपनी सीट पर वोट लेकर नहीं आता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। 16% से कम वोट आएंगे तो जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाऊं तो किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े और वहां पर 5 उम्मीदवार हैं, तो अगर किसी भी उम्मीदवार के 16,666 वोटों से कम आते हैं तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। यानी जो जमानत की राशि जमा की है वो राशि उसको नहीं मिलेगी। अगर वो चुनाव हार जाता है और इतने वोट ले आता है 16%, तो उसकी जमानत राशि उसको वापस कर दी जाती है। तो ओवैसी साहब के जो 99 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, साथ ही साथ वो चंद्रशेखर जो हैं उनकी भी जमानत जब्त हुई है, तो उनको 16% से भी कम वोट मिले हैं। तो ये होता है जमानत जब्त होने का पूरा गणित। एक चीज आपको और बता दें कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वहां पर सामान्य वर्ग का जो प्रत्याशी होता है उसको 25,000 रुपए जमा करने होते हैं, वहीं एससी और एसटी का जो होता है उसको 12,500 रुपए जमा करने होते हैं। वहीं जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें सामान्य वर्ग वाले को 10,000 और जो एससी एसटी का उम्मीदवार होता है उसको 5,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। अगर वो चुनाव हार जाता है और जो चुनाव आयोग का तय वोट है यानी 16% से कम आता है
तो समझ लीजिए जमानत जब्त हो जाती है। बहुत सारे लोग ये बात तो करते रहते हैं ना कि जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, लेकिन पता नहीं था लोगों को कि आखिर होता क्या है जमानत जब्त होना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उसको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा या फिर उसको अपनी जमानत करानी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो राशि जमा की जाती है ना जमानत के तौर पर, वो राशि चुनाव आयोग जब्त कर लेता है, इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।